Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Sagaing Fault, the fault that caused the recent massive earthquake in Myanmar. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Geography point of view. तो सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। एक मैसिव अर्थक्वेक आया था हाल फिलहाल में, इनफैक्ट कल ही आया था इन म्यांमार, जिसका मैग्नीट्यूड लगभग 7.7 था एंड इट लेड टू डेथ ऑफ मोर देन 200 पीपल। कहीं कहीं पे तो रिपोर्ट्स में दिख रहा है कि 600 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि एक मैसिव अर्थक्वेक आया और उसके बाद कई सारे आफ्टर शॉक्स भी आए। तो कलेक्टिवली जो टोल है ऑफ डेथ वो कितनी है उसको अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है, but the toll is massive because the earthquake itself was massive. अब ये जो earthquake है इसका जो फोकस है वो बताया जा रहा है नियर मांडले, विच इज सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ म्यांमार। और इसके जो ट्रेमर्स हैं थोड़े बहुत जो इसके इम्पैक्ट हैं थाईलैंड में भी देखने को मिला। इनफैक्ट थाईलैंड के अंदर एक बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। उसका वीडियो भी बहुत सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। some people have died in Thailand as well, and the tremors of this earthquake was felt in northeastern states also. In fact असम के अंदर भी इसके इम्पैक्ट फील हुए थे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अबाउट द फैक्टर्स बिहाइंड अर्थक्वेक एंड देन वी विल अगेन कम टू द करंट अर्थक्वेक और इससे रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जो बेसिक कॉज है अर्थक्वेक के पीछे वो तो आप सब जानते ही हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमारा जो अर्थ का जो आउटर मोस्ट सेल है जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ अबाउट 7 मेजर प्लेट्स एंड समवेयर क्लोज टू 20 to 21 माइनर प्लेट्स। तो पूरा का पूरा जो हमारा अर्थ एक बॉल की तरह आप मान सकते हैं, एक प्लास्टिक के बॉल की तरह मान सकते हैं, जिसका आउटर जो क्रस्ट है उसको हम लोग कहते हैं अर्थ का लिथोस्फीयर, विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स। बट दिस इज नॉट अ ज्वाइंट हेमिस्फेरिकल ब्लॉक। यहाँ पे अलग अलग क्रैक्स हैं और उन क्रैक्स के कारण आप अर्थ के लिथोस्फीयर को अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, जिनको कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। एंड दीज टेक्टोनिक प्लेट्स ऑल्सो मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये मूवमेंट के पीछे कारण है बिलो द लिथोस्फीयर जो मैग्मा मोल्टेन मैग्मा है उसका आपस में इंटरमिक्सिंग। तो ये सब तो आप बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अपनी जो फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस हैं वहाँ तो आप सब देखते ही हैं। यहाँ पे मोटी मोटी बातें तो आई जस्ट होप आप आराम से रिकॉल कर पा रहे होंगे कि अर्थ का क्रस्ट इज मेड अप ऑफ tectonic plates, and the tectonic plates they keep on adjusting with each other, they keep on interacting with each other। और इसी इंटरैक्शन के कारण जब दो प्लेट्स आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तो उस कारण से कभी कभार उनके रिलेटिव मूवमेंट के कारण एनर्जी रिलीज होती है। दैट एनर्जी कॉजेज शेकिंग ऑफ द अर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ क्वेक। अब ये जो प्लेट्स हैं आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं या आपस में रिलेटिव मूवमेंट जब विटनेस करते हैं तो अलग अलग तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक मूवमेंट होता है डाइवर्जेंट प्लेट, जहाँ पे दोनों प्लेट जो हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऐसे प्लेट बाउंड्रीज को कहा जाता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। फिर एक होता है कन्वर्जेंट प्लेट, जहाँ पे दोनों प्लेट बाउंड्रीज जो हैं या दोनों जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, दे आर कन्वर्जिंग इनटू ईच अदर, नोन एज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। कुछ और भी तरीके के रेयर होते हैं बट होते हैं प्लेट इंटरैक्शन, जिनको कहा जाता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ पे प्लेट जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल इंटरैक्ट करते हैं। ऐसे ना ही दूर जा रहे हैं एक दूसरे से यानी कि ना ही डाइवर्ज हो रहे हैं, ना ही पास आ रहे हैं एक दूसरे से यानी कि ना ही कन्वर्ज हो रहे हैं, दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह के प्लेट मार्जिन को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन। अब रिसेंट अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं। ये जो अर्थक्वेक आया इसका मेनली इम्पैक्ट जो है इसका फोकस आप कह सकते हैं इट वाज ईपी सेंटर वाज इन मांडले म्यांमार। ये जो अर्थक्वेक आया इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द प्लेट बाउंड्री जिसका नाम है साइगैंग फॉल्ट। तो ये नाम जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस साल के
प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, चाहे एपीएससी हो या यूपीएससी प्रीलिम्स हो। ये जो साइगांग फॉल्ट है, आप देख सकते हैं, इट इज बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में इनका जो इंटरेक्शन होता है, वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट इज कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। यहाँ पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, दे आर कन्वर्जिंग विथ ईच अदर, एंड दैट इज द रीजन वाई दिस माउंटेन फोल्ड माउंटेन रेंजेस हिमालय हैव बीन क्रिएटेड। बट उसी में एक यूनिक जोन है यहाँ पे। यहाँ पे जो फॉल्ट बना हुआ है बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, जिसका नाम है सैगांग फॉल्ट, ये जो फॉल्ट है ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। मतलब यहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से पैरेलली मूव कर रहे हैं। यू सी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट and Eurasian tectonic plate. They are moving parallel to each other. They are not either converging or diverging away. They are moving parallel to each other. When they rub against each other, they release energy, and that energy release in recent time was massive, leading to massive earthquake. तो एक बार फिर से जरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं दुनिया भर के। और ये देखिए, ये रहा यूरेशियन प्लेट, और ये रहा इंडियन प्लेट। अब यहाँ पे तो नॉर्मली यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो है कन्वर्जेंट, जैसे कारण हिमालयन माउंटेन बना है। बट यहाँ पे जो प्लेट बाउंड्री है सगांग फॉल्ट, इट इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। देखिए ये है ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से दिखाया गया है कन्वर्जेंट, और इस तरीके से दिखाया गया डाइवर्जेंट। अब वहीं ये जो यूरेशियन प्लेट है, इसके इस रीजन को, स्मॉलर रीजन को कई बार कह दिया जाता है सुंडा टेक्टोनिक प्लेट। ये रहा हमारा यूरेशियन प्लेट, सुंडा टेक्टोनिक प्लेट। तो यू कैन ऑल्सो सी कि क्वेश्चन जो हो सकता है एग्जाम में वैसा भी हो सकता है कि सेगांग फॉल्ट इज बिटवीन सुंडा टेक्टोनिक प्लेट एंड इंडियन प्लेट, दैट स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी करेक्ट। ओवरऑल ऐसा भी हो सकता है कि द सेगांग फॉल्ट इज बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, दैट स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी करेक्ट। एंड सेगांग फॉल्ट इज एक्चुअली अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, या इसी को नाम दिया गया है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये थोड़ा सा एक दूसरे के अगेंस्ट स्लिप करते रहते हैं। स्लिप करते हैं तो होता क्या है कि कहीं कहीं पे वो एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं, दे गेट जॉइंटेड, और yet they try to move away from each other, slip away from each other, and that is the reason why suddenly due to internal mechanical stress generation, वो suddenly जब वो slip जो है वो ब्रेक होता है, वो एक जगह पे जो हुक हो चुका है वो एकाएक से जब ब्रेक अवे होता है तो इट रिलीजेज इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉजिंग अर्थक्वेक। तो ये जो प्लेट बाउंड्री है बिटवीन यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट बाउंड्री नोन एज सेगोंग फॉल्ट, इट इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, येट ऑल्सो इज नोन एज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। अब एक बार जरा सा अपना बेसिक ज्योग्राफी क्लास का कॉन्सेप्ट याद कीजिए। एंडीज माउंटेन, ये एंडीज माउंटेन, तो एंडीज माउंटेन जो है वो क्यों बने, जरा सोचिए। कन्वर्जेंट हैं, डाइवर्जेंट हैं, और फिर जवाब दीजिए। तो इस तरीके से ये इमेज देख करके आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यूपीएससी ने साल 2014 में ये प्रश्न पूछा था मेंस में कि इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्कीपेलागो, मतलब सीरीज ऑफ आइलैंड्स, दीज वन, ये इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्कीपेलागो, why they have been created? They have been created as a result of ocean convergent plate boundary. I just hope you are able to remember the basic concepts of the class, basic geography class, कि अगर ओशन ओशन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो मिड ओशनिक रीजेस बनता है, ओशन ओशन कन्वर्जेंट है तो फिर आर्कीपेलागोस बनते हैं, वही कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट है तो वो फोल्ड माउंटेन्स बनता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट है तो धीरे धीरे वो सी बनता है, फिर धीरे धीरे वो ओशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है और फिर अप्लाई करके इस प्रश्न का जवाब देना है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको पता है कि भारत में अगर आपके पास किसी एक बैंक का एटीएम कार्ड है, जैसे मान लीजिए आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है, आप उस एटीएम कार्ड की मदद से किसी दूसरे बैंक के एटीएम में, जैसे कि पीएनबी के एटीएम में या फिर एचडीएफसी के एटीएम मशीन से जाकर के पैसे निकाल सकते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल?
It is possible because these ATM machines are interlinked with each other. उनको इंटरलिंक करने वाला जो सिस्टम है उसी का नाम है नेशनल फाइनेंशियल स्विच. तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज बेसिकली एटीएम नेटवर्क. एटीएम नेटवर्क का मतलब दे हेल्प और या इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग द डिफरेंट एटीएम्स मैनेज्ड बाय डिफरेंट बैंक्स विथ ईच अदर. सो इसकी मदद से अ कस्टमर कैन यूज एनी एटीएम नॉट जस्ट देयर ओन बैंक्स एटीएम टू विड्रॉ मनी. नेशनल फाइनेंशियल स्विच को डेवलप किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसको आरबीआई ने क्रिएट किया है. एनपीसीआई को आरबीआई ने क्रिएट किया इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द कंट्री एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री. एंड एनपीसीआई ने डेवलप किया है नेशनल फाइनेंशियल स्विच को, इसको ऑपरेट करता है एनपीसीआई. एंड ऐसा नहीं है कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज द ओनली एटीएम नेटवर्क इन द कंट्री, बट इट इज द लार्जेस्ट एटीएम नेटवर्क. यानी कि ज़्यादातर जो एटीएम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इट इज़ वाया दिस मैकेनिज्म ओनली, जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल स्विच. इसको मैनेज करता है एनपीसीआई. अब नेशनल फाइनेंशियल स्विच की मदद से अलग अलग सर्विसेज जो हैं वो आप अवेल कर सकते हैं. जैसे कैश विड्रॉल का, आपके पास कार्ड है दूसरे बैंक का, दूसरे बैंक के एटीएम से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं. बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज, फंड ट्रांसफर, ऑल दैट कैन बी इनेबल्ड विथ हेल्प ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच. तो सिंपल भाषा में कहें तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज an ATM network, in fact the largest ATM network, but not the only ATM network. भारत के ज़्यादातर जो ATM मशीन से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं वो हैं बिकॉज ऑफ दिस नेशनल फाइनेंशियल स्विच ओनली, एंड इट इज़ मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई. अब थोड़ा सा पहले करंट कॉन्टेक्स्ट में आने से पहले देख लेते हैं कि चार्जेस क्या क्या लगते हैं अगर हम एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके. तो क्या क्या चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं. दो तरीके के चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं एटीएम मशीन्स के इस्तेमाल में. एक होता है ट्रांजैक्शन फीस. ट्रांजैक्शन फीस कस्टमर को देना होता है अपने बैंक को जब वो एटीएम से पैसा निकालता है. बट ट्रांजैक्शन फीस में कुछ लिमिट है. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल. उसके बाद अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं पर मंथ तो उस पर चार्जेस लगते हैं. जैसे 5 ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं. उसके बाद अगर कोई आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उस पर थोड़ा सा आपको चार्ज देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन. तो ये तो हो गया ट्रांजैक्शन फीस. तो एटीएम फीस या एटीएम ट्रांजैक्शन फीस ये कौन देता है? कस्टमर देता है. किसको देता है? अपने बैंक को देता है. तो एटीएम ट्रांजैक्शन फीस में तभी एप्लीकेबल होगा ये व्हेन द फ्री लिमिट इज एग्जॉस्टेड. तो फ्री लिमिट हर महीने 5 की होती है, उसके बाद आपको एटीएम ट्रांजैक्शन फीस देना होगा. इट इज डायरेक्टली डेबिटेड फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अप्लाइड व्हेन फ्री लिमिट इज एग्जॉस्टेड. बट एटीएम मशीन के इस्तेमाल में एक और फीस होता है जिसको कहा जाता है एटीएम इंटरचेंज फीस. दिस इज द अमाउंट विच इज पेड बाय वन बैंक टू अनदर बैंक. जब कार्ड किसी एक बैंक का हो लेकिन एटीएम दूसरे बैंक का हो, उस केस में एटीएम इंटरचेंज फीस भी अप्लाइड होता है. द फीस इज नॉट पेड बाय द कस्टमर बट इट इज पेड बाय बैंक टू बैंक. तो इंटरचेंज फीस में कस्टमर बैंक जो होगा वो पे करेगा एटीएम ओनर बैंक को. बैंक टू बैंक पेमेंट होता है. एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि कैसे होगा. मान लीजिए कि सिचुएशन है कि आपके पास है एचडीएफसी का डेबिट कार्ड. आप पैसा निकालने गए लेकिन एटीएम मशीन जो है वो एसबीआई का है और आपका फ्री लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है. मंथली फ्री लिमिट था 5 ट्रांजैक्शन का, वो आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं. यानी कि इसी महीने, मान लीजिए कि मार्च महीने में ये 7th ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं आप अपने एटीएम कार्ड का, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए. तो इस केस में एचडीएफसी आपसे चार्ज लेगा एटीएम ट्रांजैक्शन फीस और एसबीआई एचडीएफसी से चार्ज लेगा इंटरचेंज फीस. ठीक है. तो आपको देना है एचडीएफसी यानी कि अपने बैंक को एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, क्योंकि फ्री लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है, 5 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं एक महीने के अंदर. और आपका बैंक तो जो है वो एसबीआई को, जिसका ये मशीन है, उसको
वो देगा इंटरचेंज फीस। ध्यान रहे, इंटरचेंज फीस हर ट्रांजैक्शंस में लगता ही लगता है। अगर कार्ड किसी और बैंक का है और मशीन किसी और बैंक का है तो इंटरचेंज फीस लगेगा ही बैंक्स के बीच में। लेकिन ट्रांजैक्शन फीस में कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री होते हैं, उसके बाद के ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो चार्जेबल होते हैं। तो ये जो फ्री लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरचेंज फीस में एप्लीकेबल नहीं है। जब जब एच का कार्ड होगा, एस का मशीन होगा, या एस का कार्ड है, एच का मशीन है, तब तब इंटरचेंज फीस होगा ही। बट एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर फ्री। उसके बाद से जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें चार्जेस लगेंगे। अब मुझे बस इतना ही सिखाना था आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये बात जाननी है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच, कैसे बैंक्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और ये थ्रू इट हैपेंस थ्रू एटीएम नेटवर्क सिस्टम जिसका नाम है एनएफएस, जिसको मैनेज करता है एनपीसीआई। और इतना भी याद रखना आपको कि चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, कस्टमर को भी पे करना होता है आफ्टर फ्री लिमिट इज एग्जॉस्टेड, एंड बैंक्स एक दूसरे के साथ जो फीस अप्लाई करते हैं उसको कहा जाता है इंटरचेंज फीस। अब करंट न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने हाल फिलहाल में गाइडलाइंस रिलीज किए हैं कि कितना ट्रांजैक्शन फीस लगना चाहिए और इंटरचेंज फीस को लेकर के क्या नियम होने चाहिए। तो न्यू गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय आरबीआई विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इतना फैक्चुअल नहीं जाते हैं वो लोग प्रीलिम्स में, बट फिर भी सुन लीजिए कि एटीएम ट्रांजैक्शन फीस होगा 23। तो यानी कि अब सोचिए, अगर आप अपने खुद का बैंक एटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग एटीएम ऑफ योर ओन बैंक, यानी कि एसबीआई का आपके पास डेबिट कार्ड है और एसबीआई का ही एटीएम मशीन है, तो 5 ट्रांजैक्शंस पर मंथ इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 के आगे जो ट्रांजैक्शंस होंगे उस पे आपको एटीएम ट्रांजैक्शन फीस देना होगा अपने बैंक को। अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कार्ड है आपका एसबीआई का लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं आप एचडीएफसी का एटीएम मशीन, तो उसमें 3 ट्रांजैक्शंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट इफ इट इज इन मेट्रो सिटी, 5 ट्रांजैक्शंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट इफ इट इज इन नॉन मेट्रो सिटी। उसके आगे जो ट्रांजैक्शंस होंगे उस पे आपको एटीएम ट्रांजैक्शन फीस देना होगा। अच्छा, इंटरचेंज फीस तो हर ट्रांजैक्शन में देना ही होता है, अगर मशीन किसी और का है, कार्ड किसी और का है। बट इंटरचेंज फीस जो है वो आरबीआई ने कहा है कि वो नहीं तय करेगी। इंटरचेंज फीस शुड बी डिसाइडेड बाय द एटीएम नेटवर्क। तो एटीएम नेटवर्क मतलब भारत का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, तो एनएफएस विल डिसाइड द इंटरचेंज फीस बिटवीन द बैंक्स। मैंने बार बार कहा है कि एनएफएस इज इंडियाज लार्जेस्ट एटीएम नेटवर्क बट नॉट द ओनली एटीएम नेटवर्क। छोटे मोटे एटीएम नेटवर्क और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एटीएम मशीन से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं वो है थ्रू एनएफएस। इंटरचेंज फीस कितना लगेगा एक बैंक दूसरे के ऊपर लगाएगा वो डिसाइड करेगा एटीएम नेटवर्क, यानी कि एनएफएस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। यूपीएससी ने बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ लिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। एक तो ये ऑल नहीं होगा, मोस्ट होता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रश्न हो जाता, लेकिन अब प्रश्न पूछा है तो पूछा है मोस्ट ऑफ द एटीएम्स इन इंडिया। द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स वुड बी एनएफएस, बट एनएफएस कौन कौन करता है सोचिए और जवाब दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिसिट वाइडनिंग। तो अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, जिन बच्चों को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा चुका हूँ वो प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिए द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? हमारे देश का ट्रांजैक्शन बाकी दुनिया के साथ पूरे एक साल में जो हुआ करेंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, उसका ओवरऑल रिजल्टेंट रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। करेंट अकाउंट में हमारे देश से पैसा गया आया, कैपिटल अकाउंट में गया आया, तो ओवरऑल 1 ईयर में कितना पैसा गया या ओवरऑल आया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं मेनली, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर जैसे कि रेमिटेंस एंड ऑल, अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफआईआई या कॉमर्शियल बोरोइंग्स या सोवरेन बोरोइंग्स आता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, इसका मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, मतलब ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज होगा। बीओपी इक्विलिब्रियम में है, मतलब हमारा फॉरेक्स रिजर्व आफ्टर 1 ईयर ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब आई जस्ट होप कि क्लास में ये वाला जो इमेज है आपको वो भी याद आ रहा होगा कि ए इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट कम्स इनटू आवर कंट्री इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, बी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट गोज अवे
from our country in form of current account, C, the money coming in the form of capital, and D, the money going in the form of capital account. तो ओवरऑल एक साल में ये जो डिफरेंस इन दिस लेयर होगा दैट विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट चेंज इन आवर फॉरेक्स रिजर्व. तो कभी कभार पूछते कैसे प्रीलिम्स में वो लोग क्या कर लेते हैं, ट्रेंड पे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि पिछले एक साल में कैसा ट्रेंड रहा है, डेफिसिट रहा है करेंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस रहा है, डेफिसिट रहा है, कैसा ट्रेंड रहा है उस पर भी प्रश्न पूछ लेते हैं. इसलिए हम लोग ये कवर कर रहे हैं. वैसे मैंने क्लास में आपको बताया है कि जनरली हमारा करेंट अकाउंट में क्या रहता है, डेफिसिट. और करेंट अकाउंट में भी मेनली डेफिसिट आता है बिकॉज ऑफ मर्चेंडाइज आइटम्स, गुड्स, उसमें भी बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल. और हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट थोड़ा सा कम होता है मेनली बिकॉज ऑफ सर्विसेज. तो सर्विसेज में जनरली हम लोग सरप्लस में रहते हैं, बट गुड्स में हम लोग डेफिसिट में रहते हैं. तो देखिए करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड के अलावा बाकी चीजें भी होती हैं, रेमिटेंस एंड ऑल, बट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म बिगर कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, जिसको हम लोग कभी कभार कह देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो करंट अकाउंट में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ट्रेड इन मर्चेंडाइज एंड ट्रेड इन सर्विसेज. तो मर्चेंडाइज में हमारा डेफिसिट रहा है इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जो जनरली रहता ही है. सर्विसेज में हमारा सरप्लस रहा है, बट ओवरऑल करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट रहा है. तो करंट अकाउंट में वी हैव बीन इन डेफिसिट इन द थर्ड क्वार्टर. ये थर्ड क्वार्टर का रिपोर्ट है फॉर ईयर 2024-25, मतलब जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो अब एक दो दिनों में खत्म हो जाएगा, उसका थर्ड क्वार्टर, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ 2024-25. तो उन 3 महीनों में करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट रहा है. अगर कैपिटल अकाउंट की बात की जाए तो एफडीआई में नेट फ्लो आउटफ्लो हुआ है 2.8 बिलियन का. एफपीआई में भी नेट आउटफ्लो हुआ है 11.4 बिलियन का. देखिए हुआ क्या है कि अमेरिका के अंदर नई रिजीम आने के बाद से तो वैसे ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बट उसके पहले से भी देयर वेर एक्सपेक्टेशंस, इवन टिल दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी देयर वेर एक्सपेक्टेशंस कि आफ्टर इलेक्शन अमेरिकन इकोनॉमी विल रिकवर. तो इस कारण से भारत के अंदर जितने अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था दे आर पुलिंग आउट, एंड राइट सिंस अक्टूबर ओनली दे आर पुलिंग आउट. इसी कारण से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बाहर जा रहा है, आउटफ्लो देखने को मिल रहा है भारत से. कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले भी बाहर जा रहे हैं. उसके अलावा भारत के कुछ इन्वेस्टर्स भी अमेरिका की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या दुनिया के दूसरे देशों के इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इसीलिए एफडीआई और एफपीआई में भी आउटफ्लो देखने को मिल रहा है. तो करंट अकाउंट में हम डेफिसिट हैं ही, कैपिटल अकाउंट में भी आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, डेफिसिट देखने को मिल रहा है. दैट इज वाई ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो हैज बीन इन डेफिसिट. ओवरऑल थर्ड क्वार्टर में ही हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो लगभग $38 बिलियन के आसपास डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि करंट अकाउंट में भी ओवरऑल पैसा गया है, कैपिटल अकाउंट में भी ओवरऑल पैसा गया है. अगर ध्यान से देखा जाए तो करंट अकाउंट में $11 बिलियन गया है, कैपिटल अकाउंट में लगभग $26 बिलियन गया है. टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा आउटफ्लो हुआ है या डेफिसिट हुआ है वो हुआ है $37 बिलियन के आसपास. तो इस पे ट्रेंड पूछा, इस ट्रेंड पे प्रश्न पूछ लेंगे, हो सकता है कि पिछले एक साल में करंट अकाउंट में कैसा ट्रेंड रहा है, कैपिटल अकाउंट में कैसा ट्रेंड रहा है, या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर एफपीआई में कैसा ट्रेंड रहा है, एफडीआई में कैसा ट्रेंड रहा है. एफपीआई और एफडीआई में आउटफ्लो का ट्रेंड रहा है, और करंट अकाउंट में भी डेफिसिट का ट्रेंड रहा है. बट करंट अकाउंट के अंदर अगर देखा जाए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स में हमारा डेफिसिट रह रहा है, बट सर्विसेज में हमारा सरप्लस रह रहा है. ट्विन डेफिसिट, देखिए ये सिंपल सा प्रश्न है. इंडियन इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के लिए जो दो सबसे मुख्य कंपोनेंट होते हैं इकोनॉमी का हिस्सा, जो इकोनॉमी के हेल्थ को इंडिकेट करते हैं, वो होते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट. उन्हीं को कलेक्टिवली कहा जाता है ट्विन डेफिसिट. नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टूडियो घिबली एंड घिबली एआई. इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. स्टूडियो घिबली क्या होता है पहले वो समझते हैं. देखिए ये जापानीज एनिमेशन फिल्म स्टूडियो है. इस फिल्म स्टूडियो की मदद से कई सारे अच्छी अच्छी फिल्में बनाई गई हैं, ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग मूवीज. बट इन मूवीज में कैसा रहा है कि जो पिक्चर है वो इस तरीके के एनिमेटेड पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है, एंड दैट टू हैंड ड्रॉन एनिमेशन. स्टोरी टेलिंग तो पीछे से बैकग्राउंड वॉइस होगा, विथ हेल्प ऑफ पिक्चर इज डिपिक्टेड विथ हेल्प ऑफ हैंड ड्रॉन एनिमेशन. जनरली जो ये स्टूडियो है जो इस तरीके की फिल्में बनाती हैं, स्टोरी टेलिंग विथ हैंड ड्रॉन एनिमेशन, जिसका नाम है स्टूडियो घिबली,
इसमें इनकी फिल्मों में, स्टूडियो घिबली की फिल्मों में स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। स्टूडियो घिबली को बनाया, फाउंड किया हायो मियाजाकी नाम के फिल्म मेकर ने, इन एसोसिएशन विद टू मोर पीपल, इसाओ तकाहाता एंड तोशियो सुजुकी। बट इनका नाम आपको याद रखना है, हायाओ मियाजाकी। दिस स्टूडियो घिबली वाज क्रिएटेड इन 1985। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्टूडियो, ये जो घिबली है, द घिबली वर्ड जो है अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। घिबली रिप्रेजेंट्स अ स्टूडियो ऑल्सो, अ फेमस स्टूडियो फ्रॉम जापान। Ghibli also refers to a hot wind desert from Saharan area, and it is also name of an Italian aircraft. वापस अगर स्टूडियो घिबली की बात की जाए तो इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में हैं। एक फिल्म स्पिरिटेड अवे इन 2001, इट बिकेम द फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म टू हैव अकेडमी अवार्ड ऑफ बेस्ट एनिमेटेड फीचर। इनफैक्ट 2023 में द बॉय एंड द हेरोन ऑल्सो गॉट अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। तो ये बात होगी स्टूडियो घिबली की। अब 2 दिनों से पूरे भारत में ही एक, समझिए, एक यूफोरिया सा है बिकॉज ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ अपडेट बाय चैट जीपीटी। तो ओपन एआई का जो प्लेटफॉर्म है, एआई बेस्ड चैट जीपीटी मॉडल, उसमें हाल फिलहाल में एक अपडेट आया है। उस अपडेट की मदद से अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो स्टूडियो घिबली स्टाइल का इमेज, स्टूडियो घिबली में जिस तरीके के इमेजेस बनते हैं फिल्म मेकिंग के लिए, उस तरीके के इमेजेस जो है अब आप चैट जीपीटी के मदद से बना सकते हैं। तो ओपन एआई हैज ब्रॉट एन अपडेट इनटू इट्स जीपीटी 4.0 मॉडल, 4o मॉडल, एंड अब उसमें आप स्टूडियो घिबली स्टाइल इमेजेस जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि मैंने खुद इनपुट दिया जस्ट टू चेक। इनफैक्ट मैंने आज ही देखा, कहीं तो किसी ने मुझे दिखाया, हम लोगों का एसपीएम में भी मेरा और बाकी चिन्मय सर, मृदुल सर का एसपीएम का घिबली स्टाइल इमेज मैंने देखा। आई इंक्वायर्ड, तब तक इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखा कि घिबली के बारे में बात हो रही है, कई सारे लोग आज घिबली घिबली की बातें कर रहे हैं। सो दैट इज वाई आई फेल्ट लाइक कि स्टूडियो घिबली इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। एकाएक से इसके बारे में खूब लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये स्टूडियो घिबली स्टाइल इमेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं विथ हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, इससे कई सारे एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड भी हैं। जैसे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ये हायाओ मियाजाकी साहब ने खुद किया है, जो जापानीज फिल्म मेकर हैं, हु हैज फाउंडेड द स्टूडियो घिबली। उनका कहना है कि इट विल बी डेथ फॉर द आर्टिस्ट्स, इट वुड बी, इट इज वेरी डिस्गस्टिंग, उन्होंने ऐसा कहा। इट वुड बी डेथ फॉर द आर्टिस्ट, इट वुड बी लाइक लूजिंग फेथ इन आवरसेल्फ। तो ये उनका व्यू पॉइंट है, एंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ दिस काइंड ऑफ एआई बेस्ड टूल ऑफ क्रिएटिंग एनिमेशन। इनफैक्ट उन्होंने खुद के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी साल 2016 में, नेवर एंडिंग मैन, हायाओ मियाजाकी, जिसमें उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था इस तरह के एआई जनरेटेड एनिमेशन के। बट सब लोग बना रहे हैं, इनफैक्ट मैंने खुद के टीम को देखा, दे हैव क्रिएटेड। तो लेकिन इस पे अब डिबेट होना चाहिए कि क्या इस तरीके के एनिमेशन आप अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। बट द क्वेश्चन इज कि आज के टाइम में आप क्या क्या रोकेंगे। एआई इज एवरीवेयर एंड ह्यूमंस आर नाउ फाउंड टू बी लैगिंग। तो ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस स्टूडियो घिबली टाइप इमेजेस, इट इज अ ब्रॉडर क्वेश्चन कि वेल एआई रिप्लेस अस एट एवरीथिंग एंड देन वी विल बी रेंडर्ड यूजलेस। उसके अलावा ये जो घिबली स्टाइल इमेजेस हैं, इनमें कॉपीराइट इश्यूज भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल गेन के लिए भी ऐसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं बिना ऑथोराइजेशन के, तो दैट विल लीड टू राइज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। प्राइवेसी कंसर्न्स भी हो सकते हैं, कई सारे लोगों का आप बिना उनके परमिशन के भी उनके स्टूडियो घिबली स्टाइल इमेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन आई वॉज नॉट दैट अवेयर कॉन्सियस, मैंने ऐसे ही टेस्ट करने के लिए चैट जीपीटी पे डाल दिया कि प्लीज ड्रॉ अ घिबली स्टाइल इमेज ऑफ शाहरुख खान। अब चैट जीपीटी पे इतना फिल्टर तो लगा हुआ है ही, उसने तुरंत कहा कि नो नो, शाहरुख खान का मैं इमेज बनाऊंगा तो फिर दैट विल बी प्राइवेसी कंसर्न। मैंने कहा ओके फाइन, ड्रॉ एन इमेज ऑफ अ वेरी पॉपुलर बॉलीवुड स्टार हु रिजेंबल्स टू शाहरुख खान। बस इतना मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, उसने ये इमेज बना दिया। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज, जब शाहरुख खान इज तो ए पब्लिक फिगर, तो उनका इमेज बनवाना, चलिए प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, क्योंकि उनके इमेजेस तो हर जगह वैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंड अलग अलग वेबसाइट्स पे हैं।
बट कोई इंसान अगर अपने इमेजेस को नहीं डालना चाहता पब्लिक फोरम पे, बट उसके भी डिस्क्रिप्शन को देख करके आप उसके स्टूडियो घिबली स्टाइल इमेजेस बनवा सकते हैं। तो that is why I think it is going to be privacy concern also apart from copyright issues, and of course death to creative process भी इसको देखा जा रहा है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई बिलीव कि स्टूडियो घिबली से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हर लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं, घिबली घिबली। स्टूडियो घिबली एंड दिस अपडेट हैज नो डायरेक्ट रिलेशन। बस इतना ही है कि चैट जीपीटी की मदद से आप स्टूडियो घिबली लाइक इमेजेस बना सकते हैं। कल जो हमने प्रश्न देखा था क्यूबिज्म पे, उसमें सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये रियल डिपिक्शन नहीं करता है, बाकी दोनों सही हैं। न्यूट्रिनो लेस बीटा डिके, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में मैंने खाली चेंज कर दिया, इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई द यूनिवर्स हैज मोर नंबर ऑफ एंटी मैटर। ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। यूनिवर्स हैज मोर नंबर ऑफ मैटर एज कंपेयर टू एंटी मैटर। सेकंड स्टेटमेंट इज इटसेल्फ फैक्चुअली रॉन्ग। और जो गाइया स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ना कि नासा का। एबल प्राइस, इसमें चौथा स्टेटमेंट गलत है, एनुअली दिया जाता है ना कि बाई एनुअली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।